बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे अपर जीआईटी ब्लीडिंग के डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये हमने पहले भी लीवर सिरोसिस के अंदर पढ़ा था, आप उससे ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इट इज़ अ ब्लीडिंग फ्रॉम जीआईटी अबव द लेवल ऑफ लिगामेंट ऑफ ट्रेटस। ठीक है, जहाँ पर ड्यूडिनम और जूजिनम की जंक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये ड्यूडिनम है और ये जूजिनम है। इसकी जो जंक्शन है यहाँ पर, इसके अंदर एक लिगामेंट है जिसे हम लिगामेंट ऑफ ट्रेटस कहते हैं। इसी लिगामेंट ऑफ ट्रेटस से ऊपर जो ऑर्गन्स है, अगर उसकी क्या हो जाए, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाए तो इसे हम कहते हैं अपर जीआईटी ब्लीडिंग। और अगर लिगामेंटम ट्रेटस से नीचे ब्लीडिंग हो जाए तो उसे हम कहते हैं लोअर जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, अब जनाब इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स है। एक है हेमाटीमेसिस। ठीक है, हेमाटीमेसिस मीन ब्लड इन वोमिटिंग। ठीक है, ब्लड इन वोमिटिंग। तो ये जनाब ये ब्लड जो होगी, जो हेमाटीमेसिस के अंदर होगी, जो वोमिटिंग के अंदर ब्लड होगी, उसे हम कहेंगे हेमाटीमेसिस। और एक उस होगी जनाब मेलेना। मेलेना क्या चीज़ है? यू ऑलरेडी नो दैट कि ये क्या है। दिस इज एसोफेगस। इसके नीचे जनाब है स्टमक। स्टमक से फिर ड्यूडिनम शुरू होती है और जूजिनम शुरू होती है। ड्यूडिनम हो शुरू होती है, ड्यूडिनम के बाद जूजिनम शुरू होती है। फिर जनाब एलियम शुरू होता है, फिर सीकम शुरू होता है, फिर होती है जनाब एसेंडिंग कोलोन शुरू होती है। एसेंडिंग कोलोन के बाद फिर ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन के बाद फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर जनाब सिग्माइड कोलोन। ठीक है, और उसके बाद फिर रेक्टम। तो जनाब अगर किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो जनाब ये जो स्टमक का HCl है वो यहाँ पर ड्यूडिनम तक आता है, इसके साथ मिलता है। तो जनाब ये एसिड से मिल के इन सारे रास्तों से गुजर के फिर जाएगी, फिर रेक्टम के अंदर जाएगी। तो ये यहाँ पर जो ब्लीडिंग हुई है, ये जो जब स्टूल के साथ मिलेगी तो स्टूल के कलर को क्या करेगी? ब्लैक करेगी। स्टूल होगा ब्लैक टारी स्टूल होगा ड्यू टू द डिग्रेडेशन एक्शन ऑफ HCl ऑन ब्लड। ठीक है, तो HCl जो ब्लड के साथ मिलेगी उसकी वजह से क्या होगी? ब्लड टारी स्टूल होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? मेलाना कहेंगे। ठीक है, इसकी बरक्स लोअर जीआईटी की ब्लीड जब होगी तो क्या होगी जनाब? वो क्लिनिकल पिक्चर उसका ये होगा कि वो फ्रेश पर रेक्टल ब्लीड होगा। ठीक है, अब जनाब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा गया है अ 19-year-old फीमेल हैज़ प्रेजेंटेड विद एन एपिसोड ऑफ प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ठीक है, प्रोजेक्टाइल हेमाटीमेसिस। प्रोजेक्टाइल हेमाटीमेसिस मुँह भर के भी कहते हैं और प्रोजेक्टाइल इस तरह भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा मतलब है कि मुँह भर के। And after 2 episodes of vomiting on examination she is stable। ठीक है, तो इसका जवाब है मेलोरी वेस्ट सिंड्रोम। लेकिन मेलोरी वेस्ट सिंड्रोम को आप MCQs के अंदर किस तरह पिक करेंगे, उसके जनाब एक दो क्लूज हैं। सबसे पहले तो जनाब आपको पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद यंग एज। पेशेंट विल रिप्रेजेंट यू इन यंग एज। ठीक है, उसके बाद जनाब आपको हिस्ट्री होगी एपिसोड ऑफ वोमिटिंग। ठीक है, और तीसरी जो क्लू होगी वो ये होगी कि द पेशेंट इज स्टेबल। ठीक है, यंग एज होगी, वोमिटिंग की हिस्ट्री होगी और पेशेंट क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इसका जवाब होगा मेलोरी वेस्ट सिंड्रोम। ठीक है, अब जनाब ये मेलोरी वेस्ट सिंड्रोम क्या चीज़ है? ठीक है, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल अल्सर इन पोस्टीरियर म्यूकोजल एसोफेजियल म्यूकोजा। जब भी म्यूकोजा के पोस्टीरियर एपिथेलियम के अंदर क्या हो जाए? लॉन्गिट्यूडनल अल्सर बन जाए, इस तरह के एक अल्सर बन जाए, तो उसे हम कहते हैं मेलोरी वेस्ट सिंड्रोम। इसके जो क्लिनिकल फीचर है वो जनाब है प्रोजेक्टाइल हेमाटीमेसिस। ठीक है, तो ये जो हेमाटीमेसिस है जनाब, दिट इज़ अ पेनफुल हेमाटीमेसिस। ठीक है, तो ये मेलोरी वेस्ट सिंड्रोम क्यों होगा? अगर आपको कहे कि पेनलेस हेमाटीमेसिस दैट ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है। ठीक है, जो पेनफुल हेमाटीमेसिस होती है जनाब, दे आर ड्यू टू मेलोरी वेस्ट सिंड्रोम। ठीक है, तो पेशेंट के अंदर आपको हेमाटीमेसिस मिलेंगे।
और रिपीटेड इंक्रीज़ इंट्राएसोफेजियल प्रेशर की वजह से ये काम होगा। जितनी प्रेशर ज़्यादा होगी उतनी ही मिलोरी वेस्टेट्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन में पेशेंट आपको स्टेबल मिलेगा। ठीक है, हम इसके डायग्नोज और ट्रीटमेंट दोनों एंडोस्कोपी से करेंगे। अब जनाब आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 के अंदर आप देखिए, 65-year-old alcoholic is presented with a non-stop hematemesis. After several episodes of vomiting on examination, he is collapsed, hypotensive, with a crepitus in the skin in the neck and chest. It is Bohr-Hip syndrome. Bohr-Hip syndrome के अंदर पहली बात ये होगी कि पेशेंट विल बी इन ओल्ड एज, क्योंकि आपको पता है कि ओल्ड एज के अंदर म्यूकोजा जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा इन ओल्ड एज। ऊपर से पेशेंट के अंदर क्या होगी, अल्कोहलिक की हिस्ट्री होगी, और पेशेंट के अंदर नॉन स्टॉप वोमिटिंग या नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। ठीक है, साथ में पेशेंट क्या होगा, कोलेप्स। हाइपोटेंसिव का मतलब ये है कि पेशेंट आपके साथ अनस्टेबल होगा। ठीक है, जहाँ पर मिलोरी वेस्ट के अंदर हमने पढ़ा कि पेशेंट स्टेबल होगा, यहाँ पर जो पेशेंट होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, और साथ में जनाब क्रेपिटस होगी। क्रेपिटस का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये एसोफेगस है और यहाँ पर इसकी टेयर हो गई, तो जो हवा है वो सारी यहाँ पर निकलेगी, स्किन के अंदर आएगी। ठीक है, तो जब आप स्किन के ऊपर हाथ लगे तो क्रेपिटस करेंगे। ठीक है, इसको सबकुटेनियस एम्पाइमा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको एम्पाइमा मिलेगी। तो इसका जवाब है जनाब बोर-हिप सिंड्रोम। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो आपको आसानी से समझ आएगा मेलोरी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है। मेलोरी वेस्ट सिंड्रोम के अंदर क्या होती है जनाब, ये जो म्यूकोजा है और सब म्यूकोजा है इसके अंदर टीयर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग इन वोमिटिंग होती है, हेमाटेमेसिस होती है। ठीक है, जबकि बोर-हिप सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि एसोफेगस के अंदर ये एक होल बने हुए। ठीक है, जिससे चेस्ट पेन होगी और पेशेंट शॉक में होगा। ठीक है, और सबकुटेनियस एम्पाइमा होगा। ठीक है, तो आप इस पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ अ यंग एज है और इसके अंदर क्या है, ओल्ड एज पेशेंट है। ठीक है, अल्कोहल की हिस्ट्री दोनों में हो सकती है। ठीक है जनाब, अब जनाब आते हैं थोड़ा बोर-हिप सिंड्रोम की तरफ पढ़ते हैं। तो जनाब इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है वो आपको ओल्ड एज में मिलेगी, जैसे पहले मैंने बताया, मोर देन 60 ईयर या अप्रॉक्सीमेटली 60 ईयर। ठीक है, पेशेंट अल्कोहलिक होगा, रिपीट वोमिटिंग की हिस्ट्री होगी, प्रोपोज हेमाटेमेसिस होगा, पेशेंट विल बी ऑन शॉक एंड सबकुटेनियस एम्पाइमा। ठीक है, कलेक्शन अपीयर अंडर द स्किन और क्रेपिटस। ठीक है, आप जनाब इसके लिए कि हम क्या करेंगे, हम जो एंडोस्कोपी तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर होल बना हुआ है और भी हमारे साथ सिस्टम को बिगाड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीटी नेक और चेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। ठीक है, ये है कि इमरजेंसी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिससिटेशन करेंगे। ठीक है जनाब, रिससिटेशन के बाद अर्जेंट कॉल करेंगे थोरेसिक सर्जन को। ठीक है जनाब, दिस इज़ अ बोर-हिप सिंड्रोम। अब जनाब आते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरे केस में पढ़ते हैं, अ 31-year-old male has presented with an episode of hematemesis from last 3 months. He is having retrosternal burning pain, nausea and vomiting. ठीक है, तो ये जनाब है रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। ठीक है, दिस इज ड्यू टू जड़ आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके अंदर ये बस बात को डिस्कस करेंगे। असल बात जो हमारी यहाँ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि इसी सवाल के साथ अगर ये जुमला ऐड किया जाए, एंडोस्कोपी रिवील कोलमनर एपिथेलियम इन द लोअर एसोफेजियल बेड। ठीक है जनाब, हमने एंडोस्कोपी की और एंडोस्कोपी ने हमें बताया कि कोलमनर एपिथेलियम जो है वो कहाँ पर है, लोअर एसोफेगस के अंदर है, तो इसका जो जवाब है वो है बेरेट एसोफेगस। आप ये जानते हैं कि जो हमारा एसोफेगस है उसके अंदर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, और जब दोबारा बार बार गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से बार बार क्या हो जाए, एसिड ऊपर की तरफ आए, तो जनाब क्या होती है, ये जो
ये क्या है, स्टमक, ये स्टमक है। तो स्टमक के अंदर जो एपिथेलियम है दे आर नॉन सिलिएटेड कॉलमनर विद ग्लोबुलर सेल, ठीक है। ये एपिथेलियम है। तो ये क्या है, देट इज़ अ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी जो यहाँ पर एपिथेलियम है वो है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, वो चेंज होती है इनटू कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये इसको फिर कहते हैं बेयरड एसोफेगस, ठीक है। बेयरड एसोफेगस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज़ अ मेटाप्लेजिया ऑफ द नॉर्मल लोअर एसोफेजियल म्यूकोजा इनटू अ कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है जनाब। इसकी जो एटियोलॉजी है वो है जर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा जनाब एपिसोड ऑफ हेमाटिमेसिस, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन विद नाजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। उसी तरह जिस तरह रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। बेयरड एसोफेगस जो है ये जनाब इट्स अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, और जिसके अंदर क्या होगी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटाप्लेजिया तो कैंसर के अंदर ही होती है, ठीक है। आप जनाब इसको डायग्नोज करने के लिए एंडोस्कोपी करेंगे, और अगर पेशेंट की एज लेस देन 45 है तो सर्जरी एसोफेजेक्टोमी करेंगे, और अगर मोर देन 45 है तो लेज़र एब्लेशन एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। अब जनाब आते हैं दूसरे केस की तरफ। A 65-year-old smoker has presented with hematemesis from the last 4 months. He is having progressive dysphagia, weight loss in cervical lymphadenopathy, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्लूज़ है, उस क्लूज़ को आप समझ लें। पहला क्लू ये है कि जनाब इट इज़ एन ओल्ड एज। दूसरा स्मोकर के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है एसोफेजियल कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि जनाब हेमाटेमेसिस हो रही है फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ, और साथ में प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया चल रहा है। प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया का मतलब ये है कि पहले जनाब सॉलिड और उसके बाद फिर लिक्विड, लेकिन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और साथ में जनाब वेट लॉस की हिस्ट्री भी है, तो ये पेरी कार्सिनोमा को इंडिकेट करती है। और सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, पेरी कार्सिनोमा को इंडिकेट करती है। तो इसका मतलब है कि द पेशेंट इज़ मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस में जाने से पहले आप डिस्पेजिया के कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़े, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग की कुछ डिफरेंशियल डायग्नोस है। एक को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया, इंटरमीडिएट डिस्पेजिया और मेनली टू लिक्विड। प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया का मतलब ये है कि पहले सॉलिड देन लिक्विड बट ग्रेजुअली। तो उसका मतलब ये है कि जब भी आपको प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया के बारे में सवाल आए तो आपका जवाब हमेशा ये होना चाहिए इट इज़ अ कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, ठीक है। जब जनाब इंटरमीडिएट डिस्पेजिया हो, इंटरमीडिएट डिस्पेजिया की 2 मतलब है। एक तो जनाब ऑफ एंड ऑन, ठीक है, कभी होगी कभी नहीं होगी, ठीक है। और एक की जवाब इसका ये है कि सडनली, ठीक है, सडनली टू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, ठीक है। और जनाब आपका जवाब होगा एक्लेजिया। इंटरमीडिएट डिस्पेजिया की बात आई तो एक्लेजिया। और अगर मेनली टू लिक्विड हो गए थे इट विल बी ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जैसे स्ट्रोक के अंदर पेशेंट की स्वॉलिंग रिफ्लेक्स खराब होती है तो इस वजह से मेनली टू लिक्विड जो होगी वो न्यूरोलॉजिकल होगी, ठीक है। अब जनाब आती है अपने टॉपिक की तरफ, कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। तो कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस के बारे में आप देखिए कि प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया is a carcinoma of esophagus until proven otherwise, ठीक है। initially to solid and then liquid slowly। आप जनाब आते हैं एक्लेजिया। एक्लेजिया क्या चीज़ है? इट इज़ द फेलियर ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। इसके अंदर क्या होती है, लोअर एसोफेजियल रिफ्लेक्स जो है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं करता। पर ये एसोफेगस है, यहाँ से जनाब स्टमक शुरू होती है। तो जहाँ से जनाब स्टमक शुरू होती है यहाँ पर एक स्फिंक्टर मौजूद है जो क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक जो खुराक को क्या करता है स्टमक के अंदर रखता है, रिफ्लेक्स से बचाता है, ठीक है। जब जनाब ये स्फिंक्टर जो है, जब ये जनाब ये स्फिंक्टर क्या हो जाए, इसको ये रिलैक्स ना हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्लेजिया। इस तरह बंद रहे
और ये किस वजह से होता है, ये माइंटेरिक प्लेक्सस की डिजेनरेशन की वजह से होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे जीआईटी के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसे हम कहते हैं एंटेरिक सिस्टम, और ये नर्व की सिस्टम तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये हमने हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ा है। ये जो माइंटेरिक प्लेक्सस है, जब इसकी क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसी वजह से फिर क्या होती है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता। ठीक है, और एक और भी इसकी काज है, एक पैरासाइट है जिसे कहते हैं ट्रिपनोसोमा क्रूजी। ट्रिपनोसोमा क्रूजी जो है, जिससे जो डिजीज़ प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं चैगस डिजीज़। तो इस वजह से भी एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता। ठीक है, अब जनाब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहले जनाब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैरम स्वालो करेंगे। ठीक है, जब जनाब हम बैरम स्वालो करेंगे तो बैरम स्वालो पर आपको कुछ इस तरह सी शक्ल दिखाई देंगी। नीचे आप देख सकते हैं कि एक चूहे की क्या दुम की तरह आपको रेड टेल की तरह आपको दिखाई देते हैं। तो बैरियम स्वालो में आपको क्या मिलेगी, आपको रेड टेल साइन मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इट इज़ लुक लाइक अ बर्ड बीक, एक परिंदे की चोंच की तरह भी दिखता है। ठीक है, तो अगर किसी सिनेरियो में आपको ये दो बातें दिखाई दे कि बैरियम स्वैलन के ऊपर रेड टेल या बर्ड बीक आपको नज़र आई, तो आपका जवाब होगा कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्लेजिया। ठीक है जनाब, तो जनाब ये तो हो गई इसकी डायग्नोसिस, लेकिन इसका जो इन्वेस्टिगेशन आप चाहे से और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है 24 आवर एसोफेजियल मैनोमेट्री। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट जनाब क्या करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे और कार्डियोमायोटोमी करेंगे। कार्डियोमायोटोमी का मतलब ये है कि द सर्जिकल इंसिजन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, और जनाब पेशेंट को देंगे बोtulism टॉक्सिन, जिसका काम ये है कि वो क्या करती है, ये मसल को रिलैक्स करती है। अब जनाब आते हैं दूसरे केस की तरफ, केस नंबर 5। A 61-year-old smoker has presented with hematemesis from last 4 months। ठीक है जनाब, पेन, epigastrium, nausea, vomiting along with weight loss। ठीक है, एग्जामिनेशन रिवील enlarged left supraclavicular lymph node। ठीक है जनाब, दिस इज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। तो किसी सिनेरियो में अगर आपको लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट मिले, साथ में ओल्ड एज हो, साथ में वेट लॉस हो, ठीक है, तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करेगा विद गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा आपको पता है ये ब्लड ग्रुप ए के साथ रिप्रेजेंट करता है, और जापान और इन मुल्कों में इसकी इंसिडेंस ज़्यादा है। ठीक है, अब जनाब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के अंदर जो है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा तो जनाब दो टाइप के, एक को हम कहते हैं इंटेस्टाइन और दूसरे को कहते हैं डिफ्यूज़। इंटेस्टाइनल एसोसिएट विद एच पाइलोरी, एच पाइलोरी के साथ एसोसिएट करता है स्मोक्ड फूड से। ठीक है, और डिफ्यूज़ जो है दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी। ठीक है, इसके अंदर जनाब जो साइन सिम्टम्स है वो अपने साथ वेपन रखते हैं। ठीक है, इस वेपन का क्या मतलब है, डब्ल्यू की मानी है वेट लॉस, पेशेंट के अंदर वेट लॉस होगी। ई का मतलब है अर्ली से टाइटी, पेशेंट को जल्दी ही भूख ख़त्म होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत खुराक खाने के बाद फिर वो कहेगा कि जनाब मैं सैर हो चुका हूँ। ए का मतलब ये है कि ए पी का मतलब है एब्डोमिनल पेन होगा, और ओ का मतलब ये है कि जनाब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और इनका मतलब होगा नाइग्रिकन से कंथेसिस, नाइग्रिकन पेशेंट के अंदर होंगे। ठीक है, तो जनाब इसके अंदर तकरीबन 4 किस्म के लिम्फ नोड्स जो है वो इनलार्ज होते हैं। ठीक है जनाब, तो इसके अंदर सबसे पहले जो होती है उसे कहते हैं वेरशूज नोड। ठीक है, वो एक है वेरशूज ट्रायड। ठीक है, वेरशूज ट्रायड अलग चीज़ है, वो कार्डियक टिम्पोनेट के साथ बढ़ते हैं, वो सीवीएस का काम है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो है वेरशूज नोड। वेरशूज नोड क्या है जनाब, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड बाय मेटास्टासिस फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड जो है उसकी इनलार्जमेंट होती है, इसे कहते हैं वेरशूज नोड्स, और इसको ट्रायोजर साइन भी कहते हैं, और ये ट्रायोजर साइन जो है दिस इज़ द हॉल मार्क ऑफ द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है जनाब, अब जनाब इसके साथ एक और ट्यूमर भी होती है जिसको कहते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर।
क्रूकनबर्ग ट्यूमर क्या चीज़ है जनाब? इट इज़ अ मेटास्टेसिस टू ओवरीज टिपिकली बायलेटरल अबंडेंट म्यूसिन सिक्रेटिंग सेल रिंग सेल्स। ठीक है, तो जनाब ये जो गैस्ट्रोकार्सिनोमा है ये जहाँ पर वेरशोज निम्फ नोड की तरफ मेटास्टेसिस करता है वहाँ पर ये हमारी ओवरीज की तरफ भी क्या करती है? मेटास्टेसिस करती है। और वहाँ पर क्या करती है? वहाँ पर म्यूसिन सिक्रेटिंग सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब जनाब इसके साथ एक और मशहूर ज़माना है वो है सिस्टीमेरी जोसेफ नोड्यूल। सिस्टीमेरी जोसेफ नोड्यूल इसका सब क्यूटेनियस पीरी अम्बलाइकल मेटास्टेसिस। जब भी जनाब अम्बलाइकस के पीरी अम्बलाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाए, ठीक है, ड्यू टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा उसे हम कहते हैं सिस्टीमेरी जोसेफ नोड्यूल। अब जनाब फोर्थ जो कंडीशन है उसे कहते हैं ब्लमर शेल्फ। ब्लमर शेल्फ क्या चीज़ है? पल्पेबल मास ऑन द डिजिटल रेक्टल एग्जाम सजेस्टिंग मेटास्टेसिस टू द रेक्टो यूटेराइन पाउच और डोगलिस पाउच। तो जनाब रेक्टल एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगी? आपको एक मास मिलेगा इन दी डोगलिस पाउच के अंदर में। ठीक है, तो ये भी ड्यू टू मेटास्टेसिस आप गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है जनाब, तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के बारे में आप इतना याद रखिए। बाकी सर्जिकल एनाटॉमी के अंदर हम इंशाल्लाह इसको तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब जनाब 57 ईयर ओल्ड मेल नाउन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस हैज़ प्रेजेंटेड विद हेमाटीमेसिस। एग्जामिनेशन रिवील जाइंडस multiple spider nevi, gynecomastia, splenomegaly and ascites. Patient is most likely suffering from esophageal varices CLD। आप तो इसके मास्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बढ़ते हैं पेप्टिक अल्सर। इट इज़ अ ब्रीच इन द म्यूकोजा ऑफ एनी पार्ट ऑफ GIT। ठीक है, GIT की किसी भी पार्ट के म्यूकोजा के अंदर एक ब्रीच आ जाए, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन देयर एपिथेलियम आ जाए, तो इसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो है गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर। फिर गैस्ट्रिक और ड्यूडिनम के दरमियान जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, अब जनाब पढ़ते हैं इसके रेस्पेक्टर 3 किस्म के हैं। एक है जेनेटिक, दूसरे है फिजियोलॉजिकल एंड तीसरी है पैथोलॉजिकल। ठीक है, अब जनाब जेनेटिक के अंदर तो ये मशहूर है कि ब्लड ग्रुप O वाले लोगों के अंदर पेप्टिक अल्सर ज़्यादा होती है। ठीक है, और ग्रुप A वालों के अंदर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ज़्यादा होता है। ठीक है, उन लोगों में क्या होती है? पेप्टिक अल्सर ज़्यादा होता है जिसके मैक्रोफेज के ऊपर HLA-B5 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जनाब ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस भी HLA की वजह से होता है। लेकिन फिजियोलॉजिकली भी बहुत से ऐसे रिस्पेक्टर मौजूद हैं जैसे स्ट्रेस। द मोस्ट कॉमन और ख़ासकर हमारे जैसे मुल्कों के अंदर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर इज स्ट्रेस। ठीक है जी, उसके बाद एंजाइटी, इमोशन। ठीक है, आपको पता है इससे क्या होता है? इससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं जैसे कार्टिसोल। ठीक है जनाब, और जनाब कर्लिंग अल्सर जो बर्न्स के अंदर बनते हैं। करंट गाइडलाइन जनाब क्या कहती है? करंट ICU गाइडलाइन हमें सजेस्ट करती है कि हर एक पेशेंट जो ICU के अंदर आपके साथ एडमिट है तो आपने उसको PPI ज़रूर देनी है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज़ अंडर स्ट्रेस। ठीक है, तो उससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होंगे एंड ही इज़ मोर सस्पेक्टेड टू पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब जनाब पैथोलॉजिकल काजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर को देखा जाए तो द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट कॉमन इज ज़ोलेंजर-एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलेंजर-एलिसन सिंड्रोम के अंदर क्या होती है? इट इज़ अ गैस्ट्रीन प्रोड्यूसिंग पेनक्रियाटिक ट्यूमर। ठीक है जनाब, ये पेनक्रियास की एक ट्यूमर है जहाँ से गैस्ट्रीन ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो गैस्ट्रीन का काम क्या है? ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट यही होता है कि ये HCl की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है। तो जब गैस्ट्रीन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो HCl ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और हमारे स्टमक के एपिथेलियम को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है,
अब जनाब एक हेलोबैक्टर पायलोरी, ठीक है। हेलोबैक्टर पायलोरी जो है या एच पायलोरी, ये एक बैक्टीरिया है, इसके इन्फेक्शन से भी पेप्टिक अल्सर होता है। अब जनाब ड्रग्स आप जानते हैं, इनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन नहीं करवाते, ठीक है, जिससे म्यूकोजा के अंदर क्या होती है, प्रोटेक्शन ख़त्म होती है। स्टेरॉइड्स भी यही करवाती हैं। अब जनाब स्मोकिंग, अल्कोहल, COPD, CRF और CCF, ये तमाम वो कंडीशंस है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो पेप्टिक अल्सर करवाते हैं, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ। तो पैथोजेनेसिस वन लाइन ये है कि इट इज़ अ इम्बैलेंस बिटवीन डिफेंस फोर्सेस एंड एग्रेसिव फोर्सेस, ठीक है। जब भी हमारे GIT के अंदर डिफेंस फोर्सेस और एग्रेसिव फोर्सेस के अंदर क्या हो जाए, इम्बैलेंस आ जाए, तो इसे हम कहते हैं, इससे प्रोड्यूस होती है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अब जनाब डिफेंसिव फोर्सेस हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी है, सबसे पहले है द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोस, ठीक है। गैस्ट्रिक के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर की म्यूकस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे क्या होती है, दे विल प्रिवेंट द HCl, ठीक है। साथ में जनाब बाइकार्बोनेट रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और स्पेशलाइज गैस्ट्रिक एपिथेलियम होती है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है विच इनहेबिट HCl प्रोडक्शन, जो HCl के प्रोडक्शन को कम करती है, ठीक है जनाब। तो द रिमार्केबल रीजनरेटिव एबिलिटी, तो हमारे GIT के अंदर जो सेल्स है, अगर वो डिस्ट्रक्ट हो जाए तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक रीजनरेशन एबिलिटी मौजूद है और लेस दैन 24 आवर्स वो अपने आप को रीजनरेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, हमारी HCl की प्रोडक्शन को इनहेबिट करती है, ठीक है। ये तो जनाब वो तमाम हो गई, क्या वो तमाम डिफेंसिव फोर्सेस है जो हमारे बॉडी को पेप्टिक अल्सर से बचाती है। अब जनाब आते हैं एग्रेसिव फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस है जो क्या करती है, जो पेप्टिक अल्सर करवाती है, ठीक है। सबसे पहले आता है पेप्सिन क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस से आता है, विच कम कैन ब्रेक गैस्ट्रिक म्यूकोस, ये गैस्ट्रिक म्यूकोस को तोड़ता है। जब इसको तोड़ेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर HCl की प्रोटेक्शन नहीं होगी। HCl क्या होगी, जब HCl की इंक्रीज ज़्यादा हो जाए, लेकिन हर पेप्टिक अल्सर वाला डिजीज़ के अंदर HCl ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। उस पेशेंट के अंदर क्या होगी, पेप्टिक उस अल्सर उन पेशेंट के अंदर HCl ज़्यादा होगी जिसके अंदर ज़ोलेंजर एलिसन सिंड्रोम चल रहा है। ज़ोलेंजर एलिसन सिंड्रोम के बारे में आप ये याद रखें कि अगर किसी पेशेंट के अंदर एब्डोमेन पेन हो की हिस्ट्री हो, साथ में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की हिस्ट्री हो, ठीक है, और साथ में पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री हो, या साथ में क्या हो, डायरिया हो, तो द पेशेंट इज़ मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम ज़ोलेंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। किसी भी सिनेरियो के अंदर अगर आपको ये चीज़ें मिले कि पेशेंट के अंदर एब्डोमेन पेन है या जर्ड या पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री हो और साथ में बता रहे हो कि डायरिया है, तो द पेशेंट इज़ मोस्ट लाइक फ्रॉम ज़ोलेंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। अब जनाब तीसरी जो है वो है H पायलोरी क्या करती है जनाब, ये पेनिट्रेट करती है हमारे GIT म्यूकोजा में, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करवाती है और डिलेट रीजनरेशन करती है। जिस तरह हमने कहा ना कि हमारी जो गैस्ट्रिक की म्यूकोजा है वो 24 आवर के अंदर रीजनरेट होती है, जबकि H पायलोरी ये काम करवाती है कि डिलेट करवाती है रीजनरेशन को, ठीक है। अब जनाब अगर मैं इस पिक्चर में आपको दिखा दूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये H पायलोरी है, ये हमारे स्टमक के पायलोर में बैठी है। ये क्या करती है, ये जनाब हमारे D सेल जो है या डेल्टा सेल जिसे हम कहते हैं, डेल्टा सेल को इनहेबिट करती है। डेल्टा सेल को जब इनहेबिट करती है तो उससे क्या होता है, एसिड डिक्रीज होता है, डिक्रीज सोमेटोस्टाटिन होती है। सोमेटोस्टाटिन आपको पता है कि इसका इनहिबिटरी इफ़ेक्ट है ओवर गैस्ट्रिन, ठीक है। तो अब ये इनहिबिटरी इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, जब ख़त्म हो गया तो गैस्ट्रीन ज़्यादा होती है। जहाँ गैस्ट्रीन ज़्यादा होती है ये हमारे पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करती है
वहाँ से हाइड्रोजन आयन की रिलीज़ होती है और इसी तरह HCl ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जनाब स्टेरॉइड और इंसेड आपको पता है कि दे विल इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, और जिससे क्या होता है इंक्रीज HCl प्रोडक्शन और गैस्ट्रिक म्यूकोजा की प्रोटेक्शन नहीं होती। अब जनाब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको पता है कि गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेन होगा वो एपिगैस्ट्रियम में होगा। ठीक है, लेकिन हमने ये CVS के अंदर भी इंशाल्लाह पढ़ना है कि हर वो पेन जो एपिगैस्ट्रियम के ऊपर हो हमने उसकी ECG ज़रूर करवानी है। ठीक है, क्योंकि MI के पेशेंट के पेन भी मेजॉरिटी टाइम यहाँ पर सबसे पहले आती है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सर का जनाब जो पेन होगा वो एपिगैस्ट्रियम के ऊपर होगा और करेक्टर उसकी बर्निंग होगी। ठीक है, ये पेन कब होगा? जब पेशेंट ईट करेगा, ईट के तकरीबन 30 मिनट बाद ये पेन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसी वजह से पेशेंट विल अफ्रेड फ्रॉम ईटिंग एंड द पेशेंट थिन एंड लीन। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सर के जो पेशेंट आपको मिलेंगे वो आपको थिन एंड लीन मिलेंगे। ठीक है, इसकी जो मुकाबले में जनाब ड्यूडिनल अल्सर वाले जो हैं ये क्या पर होते हैं, इसकी पेन जो होती है वो अम्बलाइकल के ऊपर होती है। ठीक है, अम्बलाइकल के ऊपर होती है तो इसका जो करेक्टर है वो है बर्निंग होगा। दोनों की करेक्टर ऑफ पेन जो है वो बर्निंग है एंड इसकी टाइमिंग ये है कि खाने से 2 या 3 आवर बाद ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से पेशेंट दर्द से बचने के लिए ज़्यादा खाना खाता है, हर वक्त खाता रहता है, तो इसी वजह से पेशेंट ओबीज रहता है। ठीक है, ओवरवेट रहता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन को अगर हम देखें तो इससे नाजिया वोमिटिंग होगी, GI अपसेट होगी। ठीक है, और अल्सर की जनाब कुछ ख़ास कॉम्प्लिकेशन है अगर मैं आपको बता दूँ इधर। ठीक है जी, सबसे पहले जो है वो है हेमोरेज। ठीक है, हेमोरेज होगा गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल के अंदर आपको पता है कि पोस्टीरियर और इंटीरियर दोनों हो सकती है, लेकिन पोस्टीरियर में सबसे ज़्यादा हेमोरेज के चांसेस है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक अल्सर के आप पता है फॉर एग्जांपल ये हमारे स्टमक है, ये ड्यूडेनम है, इसको कहते हैं लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक और इसको कहते हैं गैस्ट्रिक कर्वेचर ऑफ स्टमक। अगर इस साइड पर यहाँ पर फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक अल्सर बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है रप्चर होती है, तो जहाँ रप्चर होती है तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो मेजॉरिटी टाइम लेज़र कर्वेचर से हेमोरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं और वहाँ पर ब्लीडिंग लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से होती है। ठीक है, अगर जनाब ड्यूडिनम की पोस्टीरियर वॉल के अंदर अल्सर मौजूद है तो वो उसकी जब रप्चर होगी तो क्या होगी, ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। तो ये भी सवाल में आ सकता है कि गैस्ट्रिक अल्सर की हेमोरेज कौन सी आर्टरी से आती है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ड्यूडिनम की गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से। ठीक है, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पाइलोरिक चैनल ड्यूडिनम। आपको पता है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ये पाइलोरम है। यहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो अल्सर की वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, परपोरेशन हो सकती है। ठीक है, रप्चर हो सकता है ड्यूडिनल इंटीरियर। अगर किसी ड्यूडिनम में इंटीरियर, इधर आप जाने कि फॉर एग्जांपल ये ड्यूडिनम है, ठीक है, ये इसकी इंटीरियर साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। अगर इंटीरियर साइड में अल्सर हो जाए, ठीक है, तो इसके परपोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और अगर पोस्टीरियर साइड में हो तो इसकी क्या होती है, इसके फिर हेमोरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब भी परपोरेट होगी तो ईयर अंडर डायफ्राम आपको दिखेगी। ठीक है, ये स्टेप 2 का भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है जनाब हमारे पास हमारा डायफ्राम के नीचे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रही है दे आर ईयर। ठीक है, तो जनाब इसको हमेशा हम राइट साइड के ऊपर देखेंगे, लेफ़्ट साइड के ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर स्टमक मौजूद है जिसमें ऑलरेडी ईयर होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है राइट साइड। ठीक है जनाब, तो ये हमारी अल्सर की कॉम्प्लिकेशन हो गई। ठीक है, अब आते हैं जनाब द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गाइडलाइन। ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया जो है ये जनाब एक वाइड टर्म है। ठीक है,
ये एक बड़ी टर्म है। इसके अंदर पेप्टिक अल्सर भी आता है, इसके अंदर डुडेनल अल्सर भी आता है, इसके अंदर गैस्ट्राइटिस भी आती है, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट हम इस तरह कह सकते हैं कि क्लिनिकल फीचर इसके है कि बर्निंग पेन, नाजिया एंड वोमिटिंग स्कार डिस्पेप्सिया, ठीक है जनाब। तो जिस तरह मैंने कहा कि इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आते हैं, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, डुडेनल अल्सर, जर्ड, एसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ठीक है, ये चीज़ें आती है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट की एज मोर देन 55 ईयर हो या उसके अंदर अलार्म साइन मौजूद हो, अलार्म साइन का मतलब ये कि वेट लॉस हो और वर्शूज लिम्फ नोड उसके पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, अर्जेंट अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें पेशेंट प्रेजेंट ना हो, किसी पेशेंट की एज लेस दैन 22 लेस दैन 55 यानी फॉर एग्जांपल ही इज़ इन यंग एज, ठीक है, और साथ में अलार्म फीचर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि क्विट स्मोकिंग, डिक्रीज अल्कोहल, ठीक है, ये चीज़ें, और डाइट के अंदर चेंजेस ही आएगी, ठीक है। स्टॉप इन सेड स्टेरॉइड्स, और साथ में पेशेंट को मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, 10 ml TDS एंटी एसिड देंगे, ठीक है। ये जनाब ये तमाम काम करेगा पेशेंट 4 हफ्ते 4 वीक करेगा। अगर पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है तो नो फर्दर ट्रीटमेंट, किसी पेशेंट और परमानेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर टेस्ट फॉर एच पायलोरी करेंगे। टेस्ट फॉर एच पायलोरी आपको पता है कि एक होती है ब्लड के अंदर और एक होती है स्टूल के अंदर। इसके अंदर हम एंटीबॉडी चेक करते हैं, और दूसरा है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, दैट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट कि ये जो जनाब एच पायलोरी है ये क्या करती है, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसे कहते हैं यूरिएस, ठीक है। ये यूरिया इस तरह करता है कि जनाब हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिया है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करती है दो चीज़ों के दरमियान, एक अमोनिया में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये अमोनिया क्या करता है, ये अमोनिया इस तरह करता है जनाब कि हमारी बॉडी के पीएच, स्टमक के अंदर के पीएच को ज़्यादा करता है, और जो एनवायरनमेंट होती है एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाता है, जहाँ पर ये एच पायलोरी अच्छी तरह अपनी ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट को हम क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं एक पिनॉइल रेड पीएच इंडिकेटर देते हैं, ठीक है, और पेशेंट को कहते हैं कि इसके ऊपर अपनी ब्रेथ डालें। जब वो इसके ऊपर ब्रेथ करता है तो इसकी कलर चेंज होती है। अगर इसकी कलर पिंक हो गई और वो पिंक मोर देन 5 मिनट आई तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव, इसे यूरिया ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी पेशेंट की यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर दी और वो पॉजिटिव आई, ठीक है, तो हम इसको एच पायलोरी इरेडिकेशन थेरेपी देंगे। सबसे मशहूर जो है वो OCM है, ठीक है। ओमेप्राजोल देंगे 20 मिलीग्राम, बी डोज क्लेथ्रोमाइसिन देंगे 500 मिलीग्राम बी डोज बांधे, और मेट्रोनिडाजोल देंगे 400 मिलीग्राम TDS डोज में, ठीक है। पेशेंट ये दवाई जनाब खाएगा 7 डेज़ के लिए, 7 दिन बाद दोबारा आएगा। जब आप दोबारा रीटेस्ट आप एच पायलोरी करेंगे, ठीक है, तो रीटेस्ट में आपने क्या नहीं करना है, एच पायलोरी सेरोलॉजी नहीं करनी, क्योंकि वो ट्रीटमेंट के बाद भी पॉजिटिव रहती है, ठीक है, और हमारे मुल्कों में मेजॉरिटी टाइम यही चीज़ होती है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना है। रीटेस्टिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप जनाब यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर जनाब वो पॉजिटिव आए, ठीक है, अगर दोबारा पॉजिटिव आए तो वो दोबारा क्या करेगा, दोबारा ये ट्रीटमेंट लेगा फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है। अगर नेगेटिव आए और पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है तो नो फर्दर ट्रीटमेंट, कोई और इलाज की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा तो करेंगे जनाब अब अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। आप जनाब अगर किसी पेशेंट के अंदर आपने क्या कि 4 वीक के लिए आपने ये एंटासिड दिया और पेशेंट इम्प्रूव नहीं किया, फिर आपने उसकी पायलोरी टेस्ट की, सीरोलॉजी और यूरिया ब्लड टेस्ट की, और वो भी जनाब क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब PPI देनी है ओनली ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम डेली वंस
1 महीने के लिए या 4 हफ्तों के लिए, ठीक है। अगर पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है, नो फर्दर ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा तो फिर आपने हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, जिसको कहते हैं IBS। IBS को आपने कभी भी IBD के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ शामिल है। और IBS का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है जनाब। इट इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ GIT। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि जनाब आपने सबसे पहले मॉल एब्जॉर्प्शन की जितनी काजेज़ है उन सब को आपने सबसे पहले एक्सक्लूज करना होगा। आखिर में आप IBS के बारे में सोचेंगे, ठीक है। IBS को जनाब स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशन इसको प्रेसिपिटेट करती है, ठीक है। इसकी जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह है कि IBS विल रिप्रेजेंट इन लेट 10 और अर्ली 20s, ठीक है। मेजॉरिटी टाइम ये फीमेल के अंदर होती है और एज इसका ये है कि ये लेट 10 या अर्ली 20 के अंदर प्रेजेंट करेगी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स होगी मोर देन 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा इसकी सिम्टम की हिस्ट्री होगी जनाब। अल्टर बाउल हैबिट होंगे। अल्टर बाउल हैबिट का मतलब ये है कि कभी इसको डायरिया होगी, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। तो इसको अल्टर बाउल हैबिट कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ओल्ड पेशेंट के अंदर, ठीक है, किसी ओल्ड पेशेंट के अंदर अल्टर बाउल हैबिट हो तो फिर आपने कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ही सोचना है, ठीक है। और अगर लेट 10 या अर्ली 20 के अंदर अल्टर बाउल हैबिट की हिस्ट्री हो तो फिर आप क्या करेंगे, IBS के बारे में सोचेंगे, ठीक है जनाब। चौथी क्राइटेरिया ये है कि अल्टर बाउल कंसिस्टेंसी होगी, डायरिया होगी, फिर डायरिया कॉन्स्टिपेशन पर चेंज होंगे, फिर जनाब कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर डायरिया पे चेंज होगी, फिर डायरिया होगी, फिर कॉन्स्टिपेशन पर चेंज होगी, ठीक है। टिपिकल एब्डोमेन पेन रिलीव आफ्टर डिफिकेशन, ठीक है, ये क्राइटेरिया होगी। साथ में अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल हैबिट्स होगी। एब्डोमेन डिस्टेंशन इन म्यूकस पर रेक्टल और ऑल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अपर एंड लोअर GI स्कोपी वेल नॉर्मल, ठीक है। तो ये जनाब क्राइटेरिया है। इसी क्राइटेरिया पर आप कहेंगे कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा। पेशेंट लेट 10 में प्रेजेंट करेगा या अर्ली 20 में। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स मोर देन 6 मंथ। अल्टर बाउल हैबिट्स विद अल्टर स्टूल कंसिस्टेंसी। Typical abdomen pain relief after defecation, urgency and frequency, abdomen distension plus mucus per rectum, and all physical and investigational examination will be normal, ठीक है जनाब। अब जनाब इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो जनरल मेयर करेंगे और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे। जनरल मेयर में पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, रीएश्योरेंस करेंगे और स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे और पेशेंट के अंदर डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिस तरह हमने कहा कि ये फंक्शनल है और ये स्ट्रेस के साथ प्रेसिपिटेट करती है तो हम साइकोटिक एजेंट्स देंगे, ठीक है। दे आर द मेन ट्रीटमेंट जैसे TCA और SSRI, ठीक है। साथ में हम क्या करेंगे, अगर एब्डोमेन पेन है तो एंटीकोलिनर्जिक ऐड करेंगे, अगर डायरिया है तो एंटी डायरल ऐड करेंगे जैसे ल्यूब्रोमाइड, या अगर कॉन्स्टिपेशन चल रही हो तो साथ में एलेक्जेटिव ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जनाब IBS की ट्रीटमेंट है। अब जनाब आते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर की तरफ। कार्सिनॉइड ट्यूमर ये एक सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है जहाँ पर एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स जो है ये मैलिग्नेंट होते हैं। सेरोटोनिन को एंटेरोक्रोमाटिन सेल रिलीज़ करती है जिसकी डिराइवेशन न्यूरल क्रस्ट सेल से है, ठीक है। इसकी जो कॉमन साइट है वो GIT है और रेयर साइट जो है वो हार्ट वाल और कोनेट्स है, ठीक है। GIT के अंदर ये 45% अपेंडिक्स के अंदर होती है, 30% इलियम के अंदर होती है और 20% रेक्टम के अंदर होती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर अगर इसकी देखे जाए तो इसके अंदर फ्लैशिंग होगी प्लस वीजिंग होगी।
अगर किसी सिनेरियो के अंदर और अगर किसी पेशेंट के अंदर आप ये दो चीज़ें देखें, एक वीजिंग और एक फ्लशिंग। फ्लशिंग किस वजह से होती है? ड्यू टू वेज़ोडाइलेशन। ठीक है जनाब, ये जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है ये सेरोटोनिन क्या करता है? वेज़ोडाइलेशन करता है। और साथ में वीजिंग होती है, वीजन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से। तो किसी सिनेरियो में किसी पेशेंट के अंदर अगर आपको फ्लशिंग प्लस वीजिंग मिले तो इट्स का जवाब 100% क्या है? कार्सिनॉइड सिंड्रोम है। ठीक है इसके साथ क्या होगी? इसके साथ वेट लॉस होगी, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होगी। अगर साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर है देन इट विल मेटास्टासिस टू लीवर। और साथ में स्वेलिंग होगी एट द साइड ऑफ ओरिजिन, जहाँ से ये ओरिजिन है वहाँ पर स्वेलिंग होगी। अब जनाब इसके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं वो क्या है? 24 आवर 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है इन यूरिन एक्सक्रीशन 24 आवर में यूरिन इसकी एक्सक्रीशन को देखते हैं। ठीक है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड विच आर मेटाबोलाइट्स ऑफ सेरोटोनिन। इसको क्या करते हैं? इसको यूरिन के अंदर देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसकी है ECT MRI विथ कंट्रास्ट। ठीक है ये भी MCQs का फेवरेट जगह है। ठीक है CT और MRI विथ कंट्रास्ट। साथ में हम PET स्कैन, पोजिशन एमिशन टोमोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है और ट्रीटमेंट में जनाब जो मेडिकल ट्रीटमेंट है एक्टोटाइड और फॉलोड विद सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल रिसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है इट्स ऑल अबाउट रहीम। अब हम पढ़ेंगे हर्षस्प्रंग डिजीज़ के बारे में। हर्षस्प्रंग डिजीज़ जो है ये एक कंजेनिटल डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होती है? कोलोन जो है उसकी साइज़ बढ़ती है, मेगा कोलोन की। किस चीज़ की वजह से? स्टूल यहाँ पर आके अटक जाती है। यहाँ का जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो क्या होती है? वो ख़राब होती है, एब्सेंस होती है उसकी। ठीक है वो क्यों एब्सेंस होती है? कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है उसकी माइग्रेशन नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पर जो है नो नर्व सप्लाई होती है। इसके अंदर RET की म्यूटेशंस होती है और पेशेंट्स आपको प्रेजेंट करेगा जब 48 आवर आफ्टर बर्थ। वो क्या करेगा? पास डू नॉट पास मेकोनियम को पास नहीं करेगा। ठीक है पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा विद बाइलस एमेसिस एंड एब्डोमेन डिस्टेंशन एंड नो पास ऑफ द मेकोनियम आफ्टर 48 आवर, आल्सो प्रेजेंट विद अ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है हर्षस्प्रंग डिजीज़ का चांस रिस्क जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ और भी बढ़ता है। ठीक है और जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको रेक्टम क्या मिलेगी? खाली मिलेगी, क्योंकि नो नर्व की वजह से स्टूल नीचे नहीं आती। ठीक है इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है बायोप्सी। ठीक है जब आप इसकी बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी पर आपको पता चलेगा कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल इन रेक्टल सेक्शन। ठीक है तो यहाँ पर गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होंगी और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो रहमान रहीम। अब जनाब पढ़ते हैं रे सिंड्रोम। ठीक है रे सिंड्रोम जो है ये एक रेयर केसेस हैं मगर चाइल्डहुड के अंदर ये बड़ा फेटल है। ठीक है ये काज करता है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। जब भी किसी पेशेंट के अंदर वर्सिला जोस्टर वायरस आ जाए या इन्फ्लुएंजा तो वो भी रे सिंड्रोम करवाती है। लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एस्पायरिन। ठीक है जो एस्पायरिन है ठीक है वो क्या करवाती है? जब हम किसी बच्चे को, ये बड़ों के अंदर ये रे सिंड्रोम नहीं होता, स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर होती है। ठीक है तो जब भी कोई बच्चे को एस्पायरिन आप एडवाइस करते हैं, ये एस्पायरिन क्या करता है? ये बीटा ऑक्सीडेशन को कम करता है। ठीक है इसकी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन को कम करते हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम की रिवर्सिबल इन्हिबिशन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल की एंजाइम को आपको पता है कि वो हमारे बॉडी की सबसे जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जब ये रिवर्सिबल इनहिबिट होते हैं तो क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है जिसके नतीजे में फैटी लीवर होता है, हाइपर एमोनीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होती है, वोमिटिंग होती है, हेपेटोमेगेली होती है और कोमा होता है।
और इन सब से ख़तरनाक चीज़ क्या है कि आईसीपी बढ़ती है और जिससे मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी बढ़ती है और पेशेंट की रीनल एंड कार्डिक फेलियर होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अवॉइड एस्पायरिन इन चिल्ड्रन। ठीक है, एक्सेप्ट इन कावासाकी डिजीज़। कावासाकी डिजीज़ के अलावा आपने सैलिसिलिक एसिड या एस्पायरिन किसी चिल्ड्रन के अंदर एडवाइस नहीं करनी है। ठीक है, इसका जो सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, वो हमेशा इसी तरह आता है कि अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड विच टेक इन एस्पायरिन। ठीक है, और उसके बाद फिर ये चीज़ें बताई होती है। तो आपने इसको इस तरह पिक करना है कि सवाल हमेशा चिल्ड्रन से शुरू होगा और साथ में हिस्ट्री ऑफ एस्पायरिन होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है राइस। रहमान रहीम। जनाब आप पढ़ते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम। नट क्रैकर सिंड्रोम जनाब कुछ इस तरह है कि ये क्या है, ये अयोर्टा है और ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है। ठीक है, और इसके नीचे जनाब रीनल आर्टरी है, लेफ़्ट रीनल आर्टरी। तो जनाब ये क्या होती है, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और अयोर्टा इसको कंप्रेस करती है। ठीक है, जब इसको कंप्रेस करती है इसे कहते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये लेफ्ट टेस्टिस की क्या है, ये लेफ्ट टेस्टिस की वेन है। जब यहाँ पर प्रेशर आती है तो प्रेशर आती है कहाँ पर, इस किडनी पर। तो किडनी का जो प्रेशर है वो नीचे टेस्टिस के ऊपर भी पड़ता है जिससे लेफ़्ट साइड वेरिकोसेल बनता है। ठीक है जनाब, तो जो नट क्रैकर सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होती है, कंप्रेशन ऑफ रीनल वेन बिटवीन सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड आयोर्टा may cause एब्डोमिनल प्लेइंग पेन, ग्रास हेमाचूरिया होती है। किस वजह से, जो टू द रप्चर ऑफ द थिन वॉल्ड रीनल वास्कुलाइटिस, जो छोटे छोटे थिन वेसल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइडेड वेरिकोसेल होता है। आप जानते हैं कि रीनल की जो वेन है उस पर 90 एंगल जो है ये लेफ़्ट साइड टेस्टिस वाला वेन ड्रेन होता है, तो इसी वजह से यहाँ का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है जनाब, अब जनाब इसके बाद है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम ये क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम। जी, ये ऑन एंड ऑफ इंटेस्टिनल सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, और प्राइमरीली पोस्ट प्रेंडल पेन होता है। जब भी पेशेंट खाना खाता है उसके बाद उसको पेन होती है। जिस तरह हमने कहा था ये इट इज़ अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर के भी 30 मिनट बाद उसके बाद पेन होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जैसे ही वो खाना खाता है बस दर्द शुरू होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये अप एंड ऑन है। ठीक है, व्हेन सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड आयोर्टा कंप्रेस ट्रांसवर्स मिडल पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम। ठीक है, जब जनाब ड्यूडिनम और क्या कर, हमारी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और आयोर्टा दोनों क्या करें, द थर्ड पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम को कंप्रेस करे। ठीक है, टिपिकली अगर इन कंडीशन एसोसिएटेड विद डायमेंस्ड मेजेंटेरिक फेट, उन लोगों में होता है जो बड़े ही कमज़ोर होते हैं या अचानक से एकदम क्या करे, वेट लॉस करे किसी दवाई के साथ, या वो क्या करे माल नरिश्ड हो, या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की वजह से उसके अंदर क्या होती है, फिर आयोर्टा और मेजेंटेरिक सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के दरमियान जो पोर्शन थर्ड पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम है वो कंप्रेस होता है। ठीक है जनाब, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक फेट होती है, यहाँ पर इस तरह फेट्स होती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की फेट्स होती है। जब भी क्या होता है जनाब, जब इस पेट की लॉस होती है, ठीक है, जब इस पेट की लॉस होती है तो ये अयोर्टा और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, पोस्ट पेरेंडल पेन होता है, ये दोनों आर्टरी। तो जनाब रीनल वेन का भी यही काम है और थर्ड पोर्शन रहमान रहीम। आप जनाब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फार्माकोलॉजी के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, ये हम फार्माकोलॉजी के अंदर भी बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ओवरव्यू ज़रूरी है। जनाब देते हैं H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर आपको पता है कि ये हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं, सिमेटाडीन, फेमिटाडीन, नेस्टाडीन। ठीक है, इसकी अपनी क्लासेस है, फिर फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे।
लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रिवर्सिबली ब्लॉक द H2 रिसेप्टर एंड डिक्रीज हाइड्रोजन सिक्रेशन बाय पेराइटल सेल। ठीक है जनाब, ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और वहाँ से हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। इसका जो क्लिनिकल यूज़ है पेप्टिक अल्सर के अंदर इस्तेमाल होती है, गैस्ट्राइटिस के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है सिमेटाडीन का, ये क्या करती है, ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट करती है, जिससे मल्टी ड्रग की इसके साथ इसकी इंटरेक्शन होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म ख़राब होती है। ठीक है, सिमेटाडीन का ऑलरेडी इफेक्ट है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, यू ऑलरेडी नाउ दैट ये प्रोलैक्टिन की रिलीज़ करवाता है और गायनेकोमेस्टिया करवाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस करवाता है, डिक्रीज लेबाइडो इन मेल। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं कि सिमेटाडीन कैन काज गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, और इसी तरह जनाब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, जिससे कन्फ्यूजन, डेजीनेस, हेडेक और ये चीज़ें होती है, और प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है। ठीक है, किडनी के अंदर क्रेटिनिन की सिक्रेशन को कम करती है। तो ये है जनाब H2 ब्लॉकर्स। उसके बाद है मशहूर ज़माना जनाब, आप जानते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, PPI हर कोई जानता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, PPI के अंदर ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड डिक्सलेम्प्राजोल शामिल है। ठीक है, इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरह है कि ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase को इन स्टमक पेराइटल सेल। जब ये इनहिबिट करते हैं तो वहाँ से क्या होती है, HCl की प्रोडक्शन ख़त्म होती है। ठीक है, और उस वक्त तक ख़त्म होती है जब दोबारा कोई हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप न बन जाए। ठीक है, इसकी जो क्लिनिकल यूज़ है वो है पेप्टिक अल्सर में हम देते हैं, गैस्ट्राइटिस में, एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में, ज़ोलेंजर एलिसन सिंड्रोम के अंदर जिसके अंदर गैस्ट्रीन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, और जनाब H. पाइलोरी की ट्रीटमेंट में हम इसको देते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस अल्सर की प्रोपाइलिक्सिस के लिए देते हैं, जिस तरह हमने कहा था कि हर ICU पेशेंट को लगनी चाहिए। ठीक है, इसका जो एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये है कि ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे सेवियर डायरिया प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो फिर है मेट्रोनिडाजोल फॉर 14 डेज़। ठीक है, ये सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, इट कैन काज निमोनिया, एक्यूट इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस एंड विटामिन B12 मॉल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये क्या करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को कम करती है। तो जनाब ओल्ड एज लोगों के अंदर इसको बड़े एहतियात से देना चाहिए, पोटेंशियली लीडिंग टू इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क इन ओल्ड एज। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीशियम और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करती है। ठीक है जनाब, अब जनाब आते हैं एंटी एसिड। ठीक है, ये क्या करती है, ये एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ड्रग्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, pH को एलिवेट करती है, और जितने भी एंटी एसिड है सारे क्या करते हैं, हाइपोकैलेमिया काज करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ एंटी एसिड में शामिल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जनाब कॉन्स्टिपेशन, हाइपोफॉस्फेटेमिया, ऑस्टियोस्ट्रेस, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस और सीजर के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये जनाब क्या करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हाइपरकैल्सीमिया करवाता है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम रिबाउंड एसिड का ज़्यादा करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया करवाता है। ठीक है, तो ये तमाम एंटी एसिड है, सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जनाब आते हैं अल्सर को ट्रीट करने के लिए जो चीज़ें शामिल है वो है बिस्मथ एंड सक्रालपेट। इसको हम पेप्टिक अल्सर के अंदर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अल्सर के बेस के साथ ख़ुद को बाइंड करवाते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्या करती है, H3O यानी बायोकार्बोनेट की अवेलेबिलिटी को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, pH कम होती है। सक्रालपेट को क्या चाहिए जनाब, एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको कभी भी PPI या H2 ब्लॉकर के साथ नहीं देना है। ठीक है जनाब, इसकी जो क्लिनिकल यूजेस है वो ये है कि ये अल्सर की हीलिंग को जल्दी करवाते हैं, और ये जो बिस्मथ है ये हम क्या करते हैं, ट्रैवलर डायरिया में हम देते हैं। ठीक है, और इसको हम H. पाइलोरी के अंदर भी दे सकते हैं, क्वाड्रुपल थेरेपी के अंदर। ठीक है,
मीज़ोप्रोस्टोल जनाब ये क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, ठीक है। जहाँ पर हमने कहा था कि ये गैस्ट्रिक एसिड से स्टमक को बचाता है, ठीक है। तो इसकी जो एनालॉग है उसे कहते हैं मीज़ोप्रोस्टोल। ये क्या करती है, ये इसकी ये गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर की प्रोडक्शन भी करवाती है, सिक्रेशन भी करवाती है, जिससे एसिड की प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है। ये जनाब उन लोगों में हम देते हैं जो क्या करते हैं, जो इंसेड डिपेंडेंट हो, यानी फॉर एग्जांपल वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हो या किसी को इंसेड देना ज़रूरी है तो उसके साथ फिर मीज़ोप्रोस्टोल देते हैं। या वो लोग जिसने क्या की है, इंसेड ज़्यादा ली है तो उसकी प्रिवेंशन में हम देते हैं, ठीक है। अब जनाब आल्सो यूज्ड फॉर द लेबर इंडक्शन, और ये हम गायनेकोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, उधर आप अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन मीज़ोप्रोस्टोल का जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो डायरिया है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेट इन द पेशेंट्स ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल के वक्त आपने बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। ये हम गायनेकोलॉजी के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे, उधर आपको अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है जनाब। अब जनाब है ऑक्ट्यूटाइड, इससे चंद मिनट पहले हमने पढ़ा है। ऑक्ट्यूटाइड क्या चीज़ है, इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग सोमैटोस्टाटिन एनालॉग, ठीक है। सोमैटोस्टाटिन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। तो ये सोमैटोस्टाटिन को क्या करती है, ये उसका एनालॉग है लॉन्ग स्टैंडिंग। ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ द वेरियस प्लांट वेसोडाइलेटरी हार्मोन्स को, ठीक है। इसके जनाब जो क्लिनिकल यूज़ है वो है एक्यूट वेस्ट्रल ब्लीडिंग के अंदर हम देते हैं, एक्रोमेगेली के अंदर, वाइपोमा के अंदर एंड कार्सिनाइड ट्यूमर के अंदर, ठीक है। कार्सिनाइड ट्यूमर के बारे में हमने पढ़ा कि फ्लश वीजिंग यूर डायग्नोसिस कार्सिनाइड ट्यूमर एंड ट्रीटमेंट इज ऑक्ट्यूटाइड, उधर हमने लिखा था। एडवर्स इफेक्ट इसकी कुछ इस तरह है कि ये कैन काज नाजिया, क्राइम, स्टेटोरिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलेसिस्टेट ड्यू टू कोलेसिस्टोकाइनिन इनहिबिशन, ठीक है। CCK की इनहिबिशन की वजह से ये कोलेसिस होता है, ठीक है। हमने कहा था कि ये जो गॉल ब्लैडर है इसकी जो कंट्रैक्शन है वो CCK करवाता है। जब उसकी कंट्रैक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए बाइल एसिड रहेगा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगी, यहाँ पर स्टोन बनाएगी जिसको कहते हैं कोलिलिथियासिस, ठीक है। तो ऑक्ट्यूटाइड के साथ कोलिलिथियासिस के चांसेस बढ़ते हैं। अब जनाब पढ़ते हैं सल्फासिलाजीन। सल्फासिलाजीन के अंदर दो ड्रग शामिल है, एक है सल्फापायराडीन और दूसरा है पाइप अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक एंटी मिक्रोबियल और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। और इन दोनों को एक्टिवेट कौन करता है, कोलोनिक बैक्टीरिया एक्टिवेट करते हैं। इसकी जनाब जो क्लिनिकल यूज़ है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हम देते हैं, क्रोन डिजीज़ के अंदर देते हैं, यानी इरिटेबल बोल डिजीज़ के अंदर, इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज़ के अंदर हम देते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट कुछ इस तरह है कि ये मलेज करती है, नाजिया काज करती है, सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी एंड रिवर्सिबल ओलिगोस्पर्मिया कॉज करती है, ठीक है। अब जनाब है लिपोराइड एंड डाइपेनॉक्सिलेट, ठीक है। लिपोराइड हमने उधर भी पढ़ा है, ये हम डायरिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन एंड नाजिया है, ठीक है। अब जनाब पढ़ते हैं एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स फार्माकोलॉजी के अंदर बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये तीनों क्या करते हैं, हमारे कीमो ट्राइगर जोन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ओंडासिट्रोन एंड कैंसिट्रोन क्या करती है, ये 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। प्रोक्लोप्राजिन इमिडाक्लोप्रामाइड डोपामिन या D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एप्रेप्टेंट एंड पोस्टपेप्टिन ये क्या करती है, ये न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। ये जो ओंडासिट्रोन है ये हम क्या करते हैं, इसको हम रेडियोथेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी की वो मीटिंग में हम देते हैं। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन एंड सेरोटोनिन सिंड्रोम, ठीक है। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और सेरोटोनिन सिंड्रोम इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। मीथोक्लोप्रामाइड जो है वो आपको पता है कि ये गैस्ट्रिक की एम्पटिंग को ज़्यादा करवाती है और लोअर एसोफेजियल डाउन को भी ज़्यादा करवाती है। जनाब ये इस्तेमाल होती है गैस्ट्रोपेरेसिस या जर्ट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इसकी वजह से मीथोक्लोप्रामाइड के साथ एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम जैसे हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, जाइटिस, ड्राउजीनेस ये करवाती है, ठीक है।
और ये जो एप्रिप्टन है ये कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में हम देते हैं और इसका साइड इफेक्ट पेटी एंजियाई डिस्ट्रेस है। एंटीएमेटिक्स हम फार्माकोलॉजी के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब जनाब है ओरल स्टेट। ओरल स्टेट क्या चीज़ है? ये गैस्ट्रिक पैंक्रियाटिक लाइपेज को इनहिबिट करती है, ठीक है। जब लाइपेज को इनहिबिट करेगी तो क्या होगी? डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगी तो ये इसको हम कब देते हैं? जब हम एक पेटी मील हम लेते हैं, यानी ये वेट लॉस वाले हजरात क्या करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं। ओरल स्टेट लाइपेज को इनहिबिट करती है जिससे पेट की ब्रेकडाउन नहीं होती, ठीक है। जिससे एडवर्स इफेक्ट है कि एब्डोमेन पेन होती है, प्लोटेंस होती है एंड बॉल अर्जेंसी होती है। साथ में जनाब स्टेटूरिया होती है अनडाइजेस्टेड फैट की वजह से और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ पेट सॉल्युबल विटामिन होती है, ठीक है। तो जनाब ओरल स्टेट वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होती है। अब जनाब आते हैं एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स के बारे में। एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग जो है इसके अंदर जो है शामिल है वो बल्क फॉर्मिंग लिग्जेटिव है। बल्क फॉर्मिंग लिग्जेटिव क्या करती है? ये वाटर को ल्यूमन की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और साइड इफेक्ट इसका है ब्लोटिंग। ऑस्मोटिक लिग्जेटिव जैसे लेक्टोज, मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड एंड फिनाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, जो क्रेमापिन के नाम से मशहूर हैं। ये जनाब क्या करती है? ये भी वाटर को ड्रा करती है, ड्रा वाटर इनटू जीआई ल्यूमन, ठीक है, ये काम करती है। और इसके साइड इफेक्ट जो है वो डायरिया एंड डिहाइड्रेशन है। स्टिमुलेट एंड लिग्जेटिव कुछ इस तरह की एंटेरिक सिस्टम को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है और कोलोन की कंट्रैक्शन करवाती है। साइड इफेक्ट डायरिया है। एमुलेंट लिग्जेटिव और डुक्सटोज क्या करती है? ये स्टूल की सरफेस टेंशन को कम करती है, ठीक है, और जिससे इसकी आउटिंग ज़्यादा होती है। साइड इफेक्ट डायरिया है। लोप्रिप्रेस्टोन क्या करती है? ये क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है जहाँ से इंटेस्टाइनल फ्लूइड की सिक्रेशन होती है। जिनाइलेट साइक्लेस सी एगोनिस्ट लिनोक्लाइड या फ्लीसेनाइड ये क्या करती है? ये साइक्लिक जीएमपी को क्या करती है? एक्टिवेट करती है, जिससे इंक्रीज फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेशन इंटेस्टाइनल ल्यूमन होता है। और इसका साइड इफेक्ट है डायरिया, ब्लोटिंग, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट एंड फ्लैटुलेंस, ठीक है। सेरोटोजेनिक एगोनिस्ट। सेरोटोजेनिक एगोनिस्ट क्या करती है? एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पर काम करती है और ये भी एंटेरिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। जब एंटेरिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो ज़्यादा पेरिस्टालिसिस होगी और इंटेस्टाइनल की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। इसका साइड इफेक्ट भी यही है, डायरिया, एब्डोमेन पेन, नाजिया, हेडेक, वोमिटिंग, ठीक है। NH3 इनहिबिटर टीनापेनोर ये सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर को इनहिबिट करता है, जिससे सोडियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है और वाटर की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है। और इसके जो साइड इफेक्ट है वो है डायरिया, एब्डोमेन